स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से डेली टेस्ट सीरीज फॉर साइंस। इसमें मैं आपको प्रतिदिन साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनको विद कंसेप्ट समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है हरिओम गुप्ता और मैंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद में फर्स्ट रैंक और यूपीसी स्टेट रैंक सेकंड। मैं वर्तमान में यूपी आरबीएनएल में कार्यरत हूं। मैं बीएचईएल और यूपी आरबीएनएल में 2014 से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ऊष्मा का प्रवाह। आइए समझते हैं डिटेल्स में। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना तीन माध्यम से होता है, जैसे कि कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, अर्थात ऊष्मा का चालन, ऊष्मा का संवहन और ऊष्मा का विकिरण। इस वीडियो में हम तीनों ही माध्यम को डिटेल्स में समझेंगे कि यह ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती कैसे है। आइए सबसे पहले हम ऊष्मा को समझते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापमान में अंतर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है। प्रथम मोड चालन पर डिस्कस करते हैं। ऊष्मा चालन सॉलिड में होता है और इसमें मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन के कारण एक जगह से ऊष्मा दूसरे में जाती है, जैसे कि 100 डिग्री टेम्परेचर वाली बॉडी से 10 में ट्रांसफर हो रहा है। आइए दूसरे मोड पर डिस्कस करते हैं, हीट कन्वेक्शन, ऊष्मा का संवहन। संवहन बेसिकली लिक्विड्स और गैसेस में होता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि ऊष्मा का संवहन केवल लिक्विड में होता है। ऊष्मा का संवहन लिक्विड और गैसेस दोनों में होता है और इसमें बल्क मोशन होता है, अर्थात द्रव्यमान एक जगह से दूसरे स्थान पर प्रवाह होता है, जिसके कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आइए हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक मोमबत्ती है जिसके ऊपर हमने हाथ थोड़ी ऊंचाई पर रखा हुआ है। अब जो सराउंडिंग एयर होगी वो टेम्परेचर के कारण ऊपर उठेगी और हाई टेम्परेचर के मॉलिक्यूल्स जब हाथ से टच होंगे तो हमें ऊष्मा का प्रवाह समझ आएगा। आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण। जिस प्रकार गैस के बर्नर पर हमने एक पैन रखा हुआ है, तो जब हीटर जलता है तो रेडिएशन के माध्यम से ऊष्मा पैन पे आती है। पैन में चूंकि लिक्विड भरा हुआ है तो सबसे पहले तली गर्म होती है। पैन की तली गर्म होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं नीचे के वो गर्म होकर ऊपर उठते हैं और उनका स्थान ठंडे मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। आइए हम सबसे पहले रेडिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। रेडिएशन बेसिकली पैन जो ऊष्मा प्राप्त करता है बर्नर से, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है। दूसरा मोड कंडक्शन है। जब कंडक्शन में तली गर्म हो जाएगी तो तली द्रव को अपनी ऊष्मा कंडक्शन के माध्यम से देगी और द्रव की जब नीचे वाली तली के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठेंगे तो अपने साथ ऊष्मा का प्रवाह करेंगे। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। एमपीपीसीएस प्री जीएस 2017 का पेपर है। डियर एस्पायरेंट, यह चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि जैसे लेखपाल परीक्षा हो या अन्य आरआरबी परीक्षाएं हों, उनमें यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, अन्य लोक सेवा आयोगों के क्वेश्चन ही आते हैं। संवहन द्वारा हम यह डिस्कस कर चुके हैं कि न केवल द्रवों में, गैस में भी ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। संवहन को हम एक बार और परिभाषित कर देते हैं। संवहन ऊष्मा का वह प्रकरण है जिसके माध्यम से मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, अर्थात जब द्रव्यमान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो वह अपने साथ ऊष्मा का स्थानांतरण भी करता है। दैट इज कॉल्ड बल्क मोशन। जब बल्क मोशन होता है किसी मॉलिक्यूल्स का तो अपने साथ हीट ट्रांसफर भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है उसे क्या कहते हैं? यह लोक सेवा आयोग CPF एग्जाम फर्स्ट 2011 का क्वेश्चन है। अब यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, या शायद ही ऐसा कोई हो जिसको यह बेसिक सा क्वेश्चन ना पता हो, लेकिन यह क्लियरिटी फॉर सेक ऑफ कंसेप्ट क्लियरिटी हमने क्वेश्चन को रखा है। इसका राइट आंसर है विकिरण। विकिरण जो कि अधिक टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी तक टेम्परेचर डिफरेंस की पावर 4, जो हमारा QS प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T की पावर 4। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? विकिरण। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उसका 4 गुना घात के समानुपाती ऊष्मा का ट्रांसफर होगा। तो राइट आंसर इस ऑप्शन C। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जब पानी को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? डियर एस्पायरेंट, जब हम पानी को 0 डिग्री पर गर्म करते हैं, बेसिकली 0 डिग्री से फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो 0 से 4 तक तो पहले उसका घटता है, बिकॉज बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है, मिनिमम होता है जल का टेम्परेचर
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही बर्फ पिघलती है उसके आयतन में कमी आती है और फिर इसके बाद पुनः जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका आयतन बढ़ता है। जैसे कि आप इस फिगर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, द मिनिमम पॉइंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर राइट आंसर है पहले 0 से 4 तक घटता है, 4 से 100 तक बढ़ता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमें गर्मियों के महीने में जब पसीना आता है और जैसे ही हम पंखा स्टार्ट करते हैं तो हमें कंफर्ट महसूस होता है। यह यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यह फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। यह हमें कैसे आराम प्रोवाइड कराता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। यहाँ से बहुत से लोग एग्जाम्पल लगा के आते हैं कि हवा की चालकता में वृद्धि होती है या अन्य ठंडी हवा देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमारे शरीर से पसीना सूखता है, एक ऊष्मा छेपी क्रिया है और इसके कारण हमें ठंडक का अनुभव होता है और हमें कंफर्ट महसूस होता है। यह था हमारा हीट ट्रांसफर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं हम टेम्परेचर स्केल पर डिस्कस करते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड किस तरह आपस में संबंधित है और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, परम शून्य ताप क्या है? बेसिकली परम शून्य ताप वह तापमान है जो न्यूनतम संभव थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, अर्थात वह तापमान जहाँ तक हम थ्योरेटिकली मिनिमम जा सकते हैं, अर्थात उससे कम टेम्परेचर प्राप्त करना संभव ही नहीं है, उसे कहते हैं परम शून्य ताप। और इसका मान भी पूछा जा सकता है, तो इसका मान कितना होता है डियर एस्पायरेंट? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप वह तापमान होता है जहां पर सभी प्रकार के एटॉमिक वाइब्रेशन सीज हो जाते हैं। यह केवल एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, फिजिकली इसको प्राप्त करना असंभव है। तो यहाँ पर परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। यह था हमारा परम शून्य तापमान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होंगे? यहाँ पर उस टेम्परेचर की वैल्यू पूछी गई है जो सेल्सियस पैमाने पे मापा जाए और फ़ारेनहाइट पैमाने पे मापा जाए तो दोनों पर समान होंगे। तो डियर एस्पायरेंट, ऐसी वैल्यू को अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। यह IAS प्री का क्वेश्चन है और बहुत सी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वह तापमान बताइए जहां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में सेम वैल्यू होगी। तो वहां पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तीनों ही तापमापी के पाठ्यक्रम में किस प्रकार से संबंध होता है। जैसे कि हमारी बॉडी के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 37.1 और यह फ़ारेनहाइट पे होता है 97.2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्यूरी तापमान क्या है? क्यूरी तापमान वह तापमान है जहां पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। आइए हम डिटेल्स में समझते हैं कि अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। वह पदार्थ जो चुंबक के संपर्क में आने पर आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं, जो चुंबक के प्रति विकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय। लोह चुंबकीय पदार्थ वह होते हैं जो दोनों ही प्रकार के कंबाइन गुण रखते हैं। तो क्यूरी तापमान वह टेम्परेचर है जहां लोह चुंबकीय पदार्थ, सो द क्यूरी टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंज इस प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्यूरी तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय गुणों में परिवर्तन हो जाता है और यह किस में परिवर्तित हो जाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थों में। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्वथनांक की डेफिनेशन समझते हैं डियर एस्पायरेंट। क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को यहाँ पर हम केल्विन स्केल पर कितना लिख सकेंगे? 373, क्योंकि केल्विन स्केल कितना होता है सेल्सियस स्केल में +273। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 373 केल्विन। यहाँ पर ध्यान देने योग्य पॉइंट यह है कि वातावरण का दबाव 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तभी वह 100 डिग्री पर वाष्प में कन्वर्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होते हैं
वह कौन सी टेम्परेचर स्केल है जिसमें निगेटिव टेम्परेचर होता ही नहीं है, केवल धनात्मक टेम्परेचर होते हैं। वह स्केल है हमारी कौन सी? केल्विन। केल्विन डियर एस्पायरेंट 0 से शुरू होती है, बाकी सभी टेम्परेचर स्केल माइनस से शुरू होती हैं। और 0 क्या कहा जाता है? केल्विन स्केल की 0 को क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो थियोरेटिकली मिनिमम टेम्परेचर है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, और इस क्वेश्चन को फिजिकली अचीव नहीं किया जा सकता। किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस से हम 0 केल्विन तक नहीं पहुंच सकते हैं। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? डियर एस्पायरेंट्स, हम यह जानते हैं कि 4 डिग्री पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर जल का आयतन मिनिमम होता है। तो शुरुआत में आयतन क्या होगा? घटेगा, लेकिन जैसे ही हम 4 से 3 की तरफ बढ़ेंगे आयतन फिर से बढ़ने लगेगा। इसका कारण भी पूछा जाता है। यह कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जल में ऐसा होता है, जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और दूसरा यहाँ पर यह है कि बर्फ का आयतन बाकी सभी सॉलिड पदार्थों के, जैसे कि हम बात करें धातुओं की, तो धातुओं का सॉलिड का आयतन कम होता है, लेकिन जल में जो सॉलिड अर्थात बर्फ बनती है, जल का सॉलिड बर्फ होता है, उसका आयतन द्रव्य से अधिक होता है। यह यहाँ पर एक्सेप्शन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो उस कमरे का तापमान क्या होगा? यह क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपीपीसीएस प्री जीएस 2008 का क्वेश्चन है। इसमें हमें यह बताना है कि अगर हम एक बंद कमरे में फ्रिज का गेट खोल के छोड़ दें तो फिर बाद में रूम को देखें तो क्या होगा? रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नेट एनर्जी जा रही है, बिजली के रूप में एनर्जी जा रही है, जबकि एनर्जी वापस नहीं आ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट वह डिवाइस होती है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर को एक समान बनाए रखती है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर हम अपने घरों में यूज करते हैं तो वहाँ पर एक टेम्परेचर सेट करते हैं, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही रेफ्रिजरेटर उस टेम्परेचर को कांस्टेंट किसकी मदद से रखता है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट बेसिकली आप समझ सकते हैं वह स्विच है, जैसे ही उस टेम्परेचर पर आती है वह रेफ्रिजरेटर का कार्य करना बंद कर देती है, और जैसे ही रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर बढ़ता है वह पुनः रेफ्रिजरेटर में कूलिंग इफेक्ट पैदा करना शुरू कर देती है और टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखती है। तो थर्मोस्टेट इज ए डिवाइस विच मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। रेफ्रिजरेटर में खाना ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। रेफ्रिजरेटर में बाष्पन द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक बाष्प कुंडली होती है जिसमें हम फ्रीऑन नामक द्रव भरा होता है और वह सर्कुलेट होता है, और जैसे ही वो एक्सपेंड होता है वह ठंडा हो जाता है और वह उसका प्रवाह हम कूलिंग चैम्बर में करते हैं और उससे खाना प्रिजर्व रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके कारण खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने में मदद मिलती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? यह उत्तराखंड प्री लोअर 2011 का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को हम 100 डिग्री के तापक्रम तक ले जा रहे हैं, तो उसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर डियर एस्पायरेंट, सबसे पहले हमें समझना होगा गुप्त ऊष्मा के बारे में, लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट वह हीट होती है जो किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में उपयोग आती है। अर्थात हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बना, हमें हीट ऑफ फ्यूजन देनी पड़ेगी। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में परिवर्तित करना चाहते हैं, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी की वो आवश्यकता होगी। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का भी सेम कंसेप्ट है। यदि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाष्प में कन्वर्ट करना चाहते हैं, याद रहे बिना टेम्परेचर में परिवर्तन किए अवस्था परिवर्तन। यहाँ पर हम टेम्परेचर में चेंज नहीं करेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को 0 सेंटीग्रेड का जल बनाने में 80 प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को प्रति ग्राम 540 कैलोरी की आवश्यकता होगी।
अब चूंकि आइस का मिनिमम टेम्परेचर कितना थ्योरेटिकली पॉसिबल है, -273, तो -273 में हम मल्टीप्लाई करें 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम के हिसाब से, तो -273 से 0 तक आने में हमें 140 कैलोरी लगेगी। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बनने में 80 कैलोरी, जैसे कि हम देख चुके हैं फ्यूजन होगा अर्थात अवस्था परिवर्तन होगी। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा, वहाँ पर टेम्परेचर में वृद्धि के लिए 100 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। और 100 कैलोरी के बाद जब हम इसे वाष्प में कन्वर्ट करेंगे तो 540 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ, तो हम -273 से शुरुआत नहीं है हमारी शुरुआत है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ से, तो 80 + 100 + 540। यहाँ पर हम 140 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी बर्फ है। तो राइट आंसर जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 720 कैलोरी इज राइट हेयर। तो हमने इस फिगर के माध्यम से समझा किस तरह से लेटेंट हीट का प्रिंसिपल कार्य करता है। यह है हमारा लकी क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट सेक्शन में लगातार 3 वीडियो में आप राइट आंसर देकर आपको एक लकी विनर बनाया जाएगा, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में अनाउंस किया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है विथ लॉजिक। यह था हमारा साइंस का पहला वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपको प्रतिदिन साइंस की डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें प्रतिदिन आपको पिछले साल आए हुए प्रश्न मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।